बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा खाने के लिए क्या लाए? बस घर में घुसो नहीं कि इनकी टुर बाजी शुरू हो जाती है। कितनी बार कहा है घर में आते थोड़ी देर शांति से बैठने दिया करो, लेकिन इनकी बकबक बाजी शुरू हो जाती है। इनकी माँ और ये 3 बेटियां मेरी छाती पर सांप की तरह मुझे डसने के लिए बैठी हुई हैं। परेशान हो गया हूं मैं तुम सबसे। तुम सबके खर्चे मुझसे नहीं झेले जाते। इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले रहूं और अपनी जिंदगी जीऊं। यही कहकर उमेश हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चला गया, जिससे पायल टूट गई। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे हिम्मत दी। मत रो माँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हाँ माँ, अगर तुम चुप नहीं हुई तो हम भी रो पड़ेंगी। पायल को अब अकेले ही अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करना था। पायल का पति समोसे का ठेला लगाता था, इसलिए अब पायल ने खुद का ठेला लगाने की सोची। यही सोचकर अगले दिन से ही वो समोसे का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी जगह समोसे का ठेला लगाने लगती है जहां उसका पति उमेश लगाया करता था, एक ठेले वाला। अरे देखो देखो, इसका मर्द इसे छोड़कर भाग गया, इसीलिए बीवी आई है समोसे का ठेला लगाने। अरे लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आता, इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर वो चला कैसे गया? पहले ही दिन पायल को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला मदन लाल, जो कि वहां पर चाट का ठेला लगाता था, उससे कहता है, पायल भाभी, औरतों के बस की बात नहीं है ये ठेला चलाना। वो तो बस हंसकर ग्राहकों को ही लुभा सकती है, लेकिन असली स्वाद तो आदमियों के हाथ में ही होता है। मैं तो कहता हूँ घर चलाने के लिए तुम कुछ और काम देख लो, ये तुमसे नहीं होगा। कुछ तो सोच समझ कर बोलो मदन लाल, तुम्हारी भी तो 2 बेटियां हैं, लेकिन फिर भी तुम लड़कियों को लेकर इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? तुम जानते हो ना, अब सरकार भी लड़के लड़कियां दोनों को बराबर समझती है। अच्छा, बराबरी की बात करती है, वो तो पता चल जाएगा। देख लेना किसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आते हैं, और जो थोड़ा बहुत आएंगे भी वो सिर्फ मर्द ही होंगे। उन सब की ये बातें सुनकर पायल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पायल सारा दिन धूप में ठेले पर समोसे बेचने खड़ी रही, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो थक हार कर वापस घर आ गई। ऐसे ही अगले कुछ दिन तक चलता रहा। उसके पास 2-4 ग्राहक ही आते, जिससे उसके समोसे बच जाते। एक शाम वो उदास होकर घर लौटी। माँ आ गई तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तभी पायल खाट पर लेटी अपनी बूढ़ी सास के पास जाती है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तू मिली बहू। एक मेरा नालायक बेटा है जो मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया। माँ जी, मेरी माँ भी तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। शादी के बाद आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया। अब आपने मुझे बेटी माना है तो मेरा फर्ज है ना आपकी देखभाल करना। माँ, दादी चलो अब खाना खा लो, मैंने चावल बना दिए हैं। घर में जरा सा ही आटा था, इसलिए उसकी 2 रोटी दादी के लिए लगा दी। उनको खांसी है ना, बाकी हम सब चावल के साथ ही समोसे खा लेंगे। घर में कोई दाल थी भी नहीं और मैं जानती थी आज भी समोसे बच जाएंगे, इसलिए हम सब समोसे के साथ ही चावल खाएंगे। बहू, अभी रोज रोज के आलू के समोसे मुझसे नहीं खाए जाते। इसका मतलब ऐसे ही ग्राहक भी एक जैसा आलू का समोसा रोज रोज खाकर बोर हो जाते, इसलिए अब मुझे कुछ अलग करके इन्हें बेचना होगा। बिल्कुल सही कहा माँ, मैं तो कहती हूँ आजकल सब पनीर के दीवाने हैं, तो क्यों ना तुम भी पनीर के समोसे बनाकर बेचो, देखना अच्छी कमाई होगी। लेकिन आलू तो काफी सस्ते होते हैं, इसलिए समोसे बनाना आसान होता है, लेकिन पनीर तो काफी महंगा होता है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की कमला काकी रोते हुए उनके घर आती है। अरे कमला काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पायल बहू, तुम तो जानती हो मेरे बेटे के अलावा हमारा कोई नहीं है, और वो शहर में रहकर नौकरी करता है और वहीं से मुझे खर्चा बेचता है। लेकिन अभी अभी किसी का फोन आया था कि उसका शहर में एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में है, इसीलिए मुझे फौरन बुलाया है, तो मुझे शहर जाना होगा। लेकिन मेरे पति, तेरे काका, वो बूढ़े हो गए और बीमार भी रहते, तो वो नहीं जा पाएंगे वहाँ, इसीलिए वो यहीं रहेंगे। साथ ही मेरी गाय राधा, वो अकेली रह जाएगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें संभाल कर रख लो। काकी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं काका और आपकी गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, और हाँ, गाय का दूध निकाल कर तुम उसका दूध इस्तेमाल कर लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी, मैं आपकी राधा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। कमला काकी वहाँ से चली गई।
बहू, ये तूने क्या किया? क्या जरूरत थी किसी की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की? और यहाँ हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहे हैं और तूने कमला के पति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। माँ जी, हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और भगवान की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चली है। ये सब उन्हीं की मर्जी होगी। वैसे माँ, आप उस गाय से दूध निकाल कर उसका पनीर बनाकर समोसों में भर सकती हो सकता है पनीर के समोसे अच्छे से बिक जाए। वैसे भी पनीर के समोसे तो खाने में और भी टेस्टी लगते होंगे। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है पनीर के समोसे खाने का। कल आप मुझे बनाकर खिलाओगी ना? हाँ, ये बात तो एकदम ठीक है। तो बहू, ये तय रहा, कल तू आलू के थोड़े से समोसे लेकर ही जाना। कल मैं और मेरी पोतियां पनीर बनाने की सारी तैयारी कर लेंगी। फिर परसों से तुम पनीर के समोसे ही बेचना। ठीक है माँ जी, अब ये भी करके देख लेते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के समोसे बनाकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। अब वो सुबह से शाम तक सारा दिन गर्मी में समोसे बेचती है, लेकिन उस दिन भी उसकी दुकान पर 1-2 ग्राहक ही आते हैं। पायल बहन, इस बाजार में समोसे की 3 दुकानें और वो तीनों ही आलू के समोसे ही बेचते हैं। अपना कुछ अलग तरह के समोसे खाने का मन करता है। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, कल से आपको कुछ अलग यानी कि पनीर के समोसे खाने को मिलेंगे। पनीर के समोसे? अरे वाह, पहली बार सुना है, लेकिन सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर तो आप मेरे लिए 5 समोसे पनीर के पहले ही तैयार रखना। शाम को पायल घर जाती है। उसकी सास ने पनीर बनाकर तैयार रखा होता है। फिर पायल अगली सुबह पनीर के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ठेला लेकर वो बाजार की ओर चल पड़ती है और कुछ देर बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, पनीर के समोसे ले लो, पनीर के समोसे, ताजा ताजा करारे करारे पनीर के मजेदार समोसे, 15 का 1, आइए आइए। आज ठेला लगते ही दोनों ग्राहक उसके पास आ गए और उसके हाथ के बने वो पनीर के समोसे खाने लगे। उस रोज उसके ठेले पर काफी ग्राहक आए और आधे दिन में ही उसके सारे पनीर के समोसे बिक गए और वो घर आ गई। उस रोज उसने पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई की। अब वो माँ बेटी ठेले पर ही गर्मा गर्म समोसे तलकर बेचने लगी, जिससे उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। पहले जहाँ पूरे बाजार में उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं होता था, वहीं अब बाकी ठेले के ग्राहक भी आकर उसके ठेले के पनीर के समोसे खाने लगे, जिससे अब आजू बाजू के ठेले वाले उससे जलने लगे। इस पायल की वजह से हमारी कमाई कम हो गई है। अब बाजार में इसके पनीर के समोसे बिकते हैं बस। सही कहा तूने, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। सुना है इसके पास गाय है जिसके दूध से ये पनीर बनाती है। अगर हम उस गाय को चुरा लें तो फिर ये कैसे बनाकर बेचेगी पनीर के समोसे? हम आज रात ही इस प्लान को अंजाम देंगे। अब वो दोनों उसी रात पायल के घर जाते हैं और बाहर बंधी राधा गाय को खूंटे से छुड़वाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है और दूसरा ठेले वाला उसके खड़े ठेले में आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राधा जोर जोर से रंभाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पायल, उसकी बेटियां और सास सभी घर के बाहर आती हैं और मदन लाल को देखती हैं। तुम यहाँ क्यों आए थे? वो दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं कि वो किस मकसद से यहाँ आए थे। ये बात पता चलते ही वो उन दोनों को मुखिया के पास लेकर जाते हैं, जहाँ मुखिया अपना फैसला सुनाता है। आज के बाद ये दोनों आदमी इस गांव में अपना ठेला नहीं लगाएंगे। ये बात सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी 2 बेटियों को क्या खिलाऊंगी? हम पर रहम कीजिए। ये देख पायल को उन पर दया आ गई और उसने उन दोनों को माफ कर दिया। अब वो सभी अपना ठेला बाजार में लगाते, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई पायल ही करती। कुछ समय बाद कमला काकी भी गांव लौट आई और अपनी राधा की अच्छी सेहत देख बहुत खुश हुई। अब उसने अपनी वो गाय हमेशा के लिए पायल को ही दे दी, जिससे पायल अब उसका दूध निकालकर पनीर के समोसे बनाकर खूब कमाई करती। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस
और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की, जानती भी है कितना महंगा आता है ये हैं? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं, चल जा। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रख दी। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था। मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती है और वहाँ जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए। ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती, आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ।
इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है, एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है, ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं? 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है। क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो। क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है। न जाने क्या मिलाती हैं ये 2 कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहाँ से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं। क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही यहाँ पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहाँ के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कहीं गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर